नमस्कार दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत का P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट अभी तक डील ही फाइनलाइज नहीं हुई है। एक तरह से कहा जाए तो बातें बहुत सारी हो रही हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पूरे नहीं हुए हैं। क्या 2035 तक हमें पहली सबमरीन मिल पाएगी? मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल काम है, जबकि चाइना जो है पाकिस्तान को 4 AIP इक्विप्ड जो सबमरीन है वो दे चुका है। इसके साथ ही चाइना ने पाकिस्तान को J-10 के 36 एयरक्राफ्ट दिए हैं। ये पेंटागन की एक रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ है। और मुकेश अंबानी को रूसी तेल पर 1 महीने की और छूट मिल गई है अमेरिका के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि P-75 जो प्रोजेक्ट है भारत का, जो काफ़ी पीछे जा रहा है। मुझे लगता है कि कई दशकों से पीछे जा रहा है ये। और भारतीय नौसेना के P-75 आई पर खास तौर से पहली एक टिप्पणी आई है जर्मनी की थेसन-क्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS जो कंपनी है जो बनाएगी इसको। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से लेके पहली जो डिलीवरी होगी 7 साल में होगी, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन तो हो। उसके बाद इसके TKMS इंडिया के जो CEO हैं उनका कहना है कि 2035 के दशक में ये सब, उसके बाद में सब कुछ आ पाएंगे। और ये डीजल इलेक्ट्रिक जो पनडुब्बियां हैं उससे है, इससे हमारी ताकत में इजाफा होगा। ये बात तो सही है, लेकिन उनका कहना है कि अगर लंबे समय से पेंडिंग P-75I कॉन्ट्रैक्ट उम्मीद के मुताबिक फाइनल हो जाता है और जो टेक्निकल ज़रूरतें हैं वो जल्दी तय हो जाती हैं, तब तो टाइमलाइन पर सबमरीन्स की डिलीवरी हो सकती है। और बाकी जो बची हुई जो पनडुब्बियां हैं कुछ तो हो जाएंगी, वो फिर तय समय के अनुसार होगी। तो 10 साल से 12 साल के अंदर हम 6 पनडुब्बियों का प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि भाई आप कम से कम अपने जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं उसको तो पूरा करो। ये भारत के सबसे महंगे डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम में से एक है। मकसद भारतीय नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन की कन्वेंशनल सबमरीन बनाना है, जो AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्निक के साथ लैस होगी, सेंसर्स होंगे, हथियारों से लैस होंगी और इनका डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। तो भारत के मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव उसको बढ़ावा भी मिलेगा। तो प्रोजेक्ट 75 का जो चरण है वो ये है कि भारत के अंदर भी इन पनडुब्बियों का निर्माण होना चाहिए। और इसी की तर्ज पर प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के सहयोग से भी 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बन रही हैं, कुछ शामिल भी हो चुकी हैं। लेकिन जर्मनी के साथ ये जो डील है इतनी लेट हो चुकी है, जो टाइमलाइन इतना लेट हो चुका है कि उसकी जो समय सीमा है या उसकी टेक्निकल ज़रूरतें हैं, वेंडर्स की तैयारी है, सब कुछ जो है अभी भी एक किस्म से कहा जाए तो फाइलों पे ज़्यादा काम चल रहा है और रियलिटी में काम जो है बहुत कम चल रहा है। हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान को चाइना इतनी तेज़ी से सबमरीन के मामले में इक्विप कर रहा है, तो ज़रूरत होगी कि भारत भी उतनी तेज़ी से काम करे, उतनी तेज़ी से उसके ऊपर डिसीजन ले। लेकिन मिलिट्री डिसीजन भारत के अंदर सच बात कहा जाए तो बहुत ही एक ट्रिकी टाइप के हैं, होते ही नहीं हैं। हमें अगर डिसीजन आज लेना होता है तो हम वो डिसीजन 10 से 20 साल के बाद लेते हैं और कभी कभी वो भी नहीं लेते हैं। जैसे कि राफेल वगैरह जब आए थे तो कितनी लंबी चौड़ी जद्दोजहद के बाद आए, वो भी 36 ही आए टोटल मिला के। बाकी के तो भगवान जाने कब कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2035 के बाद कभी आएंगे तो आएंगे। तो हमारी तो एयरलाइंस तो कमज़ोर होती चली जा रही है। हमारे तो ले दे के 28-29 स्क्वाड्रन बचे हैं, उसमें से जो जगुआर के स्क्वाड्रन है वो तो काम ही नहीं आते, वो तो ट्रेनर स्क्वाड्रन हैं जो 5-6 स्क्वाड्रन हैं। आते हैं अगली खबर पर कि पेंटागन की बड़ी रिपोर्ट आई है कि चाइना ने पाकिस्तान को कितने J-10C फाइटर प्लेन दिए। तो कुल मिला के 36 प्लेन जो थी दिए, और जो PL-15 जो खतरनाक मिसाइलें हैं उनसे लैस है। और इसका ऑपरेशन जो था, इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था और भारत के भी कुछ विमान गिरे हैं, इस पर तो कोई शक वाली बात नहीं है। भारत के राफेल लड़ाकू विमान को काउंटर करने के लिए ये जो प्लेन थे ये सारे के सारे चाइना ने पाकिस्तान को दिए। ये J-10 जो है पाकिस्तान को 2020 में मिलने शुरू हो गए थे और उसी साल भारत को पहले 4 राफेल फाइटर जेट भी मिले थे। एक पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर, खासतौर से चाइना का जो सारा मसला है उसको लेकर उनका कहना था कि
36 जो एयरक्राफ्ट हैं 2 हिस्सों में दिए गए हैं। एक हिस्सा जो 20 यूनिट्स का माना जा रहा है और दूसरा जो है करीब 16 यूनिट का माना जा रहा है। और इसके द्वारा जो है काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है। J-10 भी काफ़ी मॉडर्न माना जाता है। हालांकि इस बात की कोई गवाही देना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या ये एयरक्राफ्ट वास्तव में ही उतना पावरफुल है क्या, जितना इसको शो किया जाता है राफेल के बराबर या बाकी किसी और के बराबर। हालांकि चाइना ने इसको बेचने की काफ़ी कोशिशें भी की और कुछ भी बिक भी गए उसके। और 600 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं इसके J-10 जो है वो चाइना की जो आर्मी है उसके अंदर भी हैं। एक इसकी जो खास खतरनाक मिसाइल है PL-15, वो अपने आप में शायद उसने इंडिया का भी काफ़ी नुकसान किया था। तो ये बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि J-10 से हमें भी काफ़ी टक्कर तो मिली है। रूसी तेल पर सैंक्शन लगाने के कुछ समय के बाद मुकेश अंबानी की रिलायंस को 1 महीने की छूट मिली है, खास छूट मिली है, जिससे उसे रोजनेफ्ट से रूसी तेल की सप्लाई जारी रखने में मदद मिली है और भारत पर रशियन तेल के आयात को कम करने का जो दबाव था उसमें भी कमी आई है। तो 1 महीने की जो खास छूट है रिलायंस को रूस की सरकारी कंपनी से जो तेल मिल रहा है उसके अनुसार दी गई थी। पहले छूट नहीं दी गई थी, पहले 21 नवंबर तक सारा मसला पूरा कर लेना था। तो रोजनेफ्ट हो या लुकोइल हो जैसी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध तो लग गए थे, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी इसको राहत मिली है ताकि वो पहले से जो तय किए गए सौदे हैं उनको वो पूर्ण कर सके। और यूरोपियन यूनियन के जो नए नियम हैं कि 21 जनवरी के बाद कोई भी उस ईंधन का जो रशियन है ऐलान नहीं करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि भारत के लिए इस ईंधन को यानी कि क्रूड ऑयल को प्राप्त करना तो ना केवल मुश्किल हो जाएगा, बल्कि फिर उसको जो रिलायंस की जो मेन मार्केट है वो यूरोप है। और अगर यूरोप 21 जनवरी के बाद रिलायंस से अगर खास तौर से तेल लेना अगर ये बंद कर देता है, फिर आप समझ सकते हो कि भारत काफ़ी इसमें कि मुश्किल में है। इस बीच खबर एक बांग्लादेश से बड़ी फ्रेश ये है कि तारिक मेहमान के बांग्लादेश में आने की खबर अब कंफर्म हो गई है। हालांकि वहाँ पर हालात कई जगह अभी भी बिल्कुल बेकाबू हैं, और लेकिन तारिक रहमान के आने से हो सकता है कि जो एक डिस्टर्ब पॉलिटिक्स है उसके अंदर कुछ बेहतरी हो जाए, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके अंदर जिसे क्या कहते हैं कि बांग्लादेश के हालातों को एक किस्म से कहा जाए तो शायद कंट्रोल में लाना आसान हो जाए। तारिक रहमान ही वो शख्स हैं जो बांग्लादेश के एक नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं 12 फरवरी के चुनाव के बाद। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। धन्यवाद।